हेलो बच्चों, कैसे हो? भगवान से दुआ है जहाँ भी जो भी जहाँ भी है अच्छे से होगा, सबका घर परिवार भी ठीक सा होगा। पढ़ाई के साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें। बच्चों, हमारा पढ़ाई एक मिशन के तहत चल रही थी। मिशन है शिक्षा सबके लिए, और उसी चीज़ को उसी तरफ आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने आज एक अगला लेक्चर लेके आ रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी की जब हम बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी क्या क्या है, तो थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो देयर आर टू अप्रोचेज टू रिएक्शन काइनेटिक्स। जब हम रिएक्शंस की काइनेटिक्स देखते हैं तो दो अप्रोच हमारे पास आती है। फर्स्ट अप्रोच है जो कोलिजन थ्योरी, और सेकंड जो अप्रोच है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और इसको एक नाम और भी देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और एक नाम और भी लिखते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स। दो अप्रोच आती हैं जब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स को। तो देयर आर टू अप्रोचेज। बहुत अच्छे देखिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, सबको समझ में आएगा, 100% गारंटी है। थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, देयर आर टू अप्रोचेज टू रिएक्शन काइनेटिक्स। जब हम रिएक्शन की काइनेटिक्स की बात करें तो दो अप्रोच आती है। फर्स्ट अप्रोच इज कोलिजन थ्योरी, और सेकंड अप्रोच इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। बच्चों, हम पढ़ेंगे, शुरुआत कर रहे हैं थ्योरीज को पढ़ने की। दो अप्रोच हैं जो केमिकल काइनेटिक्स के रिएक्शंस के रेट को समझाती हैं, तो रिएक्शन की काइनेटिक्स समझाती हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी के साथ। कोलिजन थ्योरी से हम शुरुआत करें बच्चों। कोलिजन थ्योरी की बात करें तो हमारे पास है भाई कोलिजन थ्योरी की बात करें तो इसके पोस्टुलेट्स देखें। पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी के जब हम पोस्टुलेट्स की बात करें तो फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है, हम क्या करते हैं बच्चों, एक ए है, एक बी है, एक ए है, एक B2 है। ये दो रिएक्टेंट हैं, और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट। हम देखना क्या चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ए और B2 जो थे वो क्यों प्रोडक्ट बना गए, प्रोडक्ट क्यों बना, कैसे प्रोडक्ट बना, उनका क्या क्या कैसे रिएक्शन हुआ उनके अंदर, ये बात देखना चाह रहे हैं। A प्लस B2 प्रोडक्ट बना गए। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी के अपने पोस्टुलेट्स क्या है। कोलिजन थ्योरी कहती है फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस there must be collision between the reacting species। सबसे पहला पोस्टुलेट जो ये कोलिजन थ्योरी लेके आई, ये पोस्टुलेट था कि फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज। कि भाई यदि कोई रिएक्शन किन्हीं रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में होना है तो उनके बीच में सबसे पहला काम यह है कि वहां पर क्या हो, उनके बीच में आपस में कोलिजन हो, टक्कर हो। दूसरी बात, अब टक्कर की बात को, इस कोलिजन की बात को यदि मैं समझाना चाहूँ तुम्हें अपनी भाषा में, बच्चों एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हिंदी सिनेमा की बात करें, हिंदी सिनेमा की यदि हम बात करें, हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, हिंदी
पुरानी हिंदी फिल्मों की बात करें, पुरानी हिंदी फिल्मों की बात करें, पुरानी हिंदी फिल्मों की यदि बात करें तो हम देखते हैं बच्चों कि उन फिल्मों के अंदर क्या होता था कि एक हीरो है, एक हीरोइन है। कहीं पर भी फिल्म में कहीं ना कहीं ऐसा एक सीन आता था जिसमें एक हीरो और एक हीरोइन आपस में टकराते थे, और जैसे वो टकराते थे उनके बीच में क्या हो जाता था, टक्कर होती थी और उनके बीच में क्या हो जाता था, प्यार हो जाता था। यहाँ पर हीरो और हीरोइन जो है वो कोलाइडिंग स्पीशीज है, इनका जो कोलिजन हुआ, आपस में टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद इनके बीच में क्या हो गया, जैसे प्यार हुआ। तो ये प्यार जो है ये एक तरह का क्या है, प्रोडक्ट है। अब हमने ये बात देखी कि भाई पहला पोस्टुलेट ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में कोलिजन बहुत जरूरी है, ताकि कोलिजन होगा तभी जाकर रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो प्रोडक्ट के अंदर बदल पाएगी। यदि प्रोडक्ट तभी बन पाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक हीरो और हीरोइन के अंदर कोलिजन हुआ, और जब कोलिजन हुआ उनके बीच में, तब जाकर उनके बीच में क्या हुआ, तब उनके बीच में एक तरह से क्या हुआ बच्चों, एक प्यार हुआ। ये प्यार जो है ये एक तरह का क्या है, प्रोडक्ट है। अब हमें एक बात देखनी थी कि यदि एक हिंदी फिल्मों में होता था, हिंदी फिल्मों में ही ऐसा होता था कि टक्कर, और टक्कर होते के साथ क्या हो गया, प्यार। लेकिन वो क्या हमेशा सही थोड़ी है। यहाँ तो रास्ते में जाने पता नहीं कितने लोग कितनों आपस में टक्कर मारते हैं, सबके बीच में प्यार थोड़ी होता है। इसका मतलब ये निकल के आया कि पहला पोस्टुलेट था थ्योरी का, फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज। अब रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में टक्कर हो गई। अब टक्कर हुई, उसके बाद all collisions, second postulate, all collisions do not result in formation of product। सभी जो कोलिजन है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट नहीं करते। सारे के सारे जो कोलिजन्स हैं वो प्रोडक्ट ही नहीं बनाते। जैसे कि डे टू डे लाइफ में होने वाली टक्कर जो है वो सारी प्यार में तब्दील नहीं होती, इसी तरह से सारे के सारे जो कोलिजन्स हैं वो सारे कोलिजन्स जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। नो, ऑल कोलिजन्स डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। द कोलिजन्स, इसी का सेकंड का ही पोस्टुलेट का ये पार्ट है। द कोलिजन्स which results in formation of product are known as effective collisions। वो कोलिजन्स जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के अंदर रिजल्ट करते हैं, जो टक्कर हुई और टक्कर होते के साथ प्रोडक्ट बन गया, उन कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। दूसरा, द कोलिजन्स which do not result in formation of product। the collisions which do not result in formation of product are known as ineffective collisions। वो कोलिजन्स जो रिजल्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में, उनको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। और जिन कोलिजन्स की वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, उन कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं, इनएफेक्टिव कोलिजन्स। तो दो तरह के कोलिजन हो गए भाई, एक इफेक्टिव कोलिजन्स और एक कैसे हो गए, इनएफेक्टिव कोलिजन्स। अब फिल्मों वाले जो कोलिजन थे, हिंदी सिनेमा की पुरानी फिल्में जो होती थी उनके बीच में जो कोलिजन थे वो तो कैसे हो गए भाई, इफेक्टिव। और डे टू डे लाइफ में होने वाले कोलिजन से होने वाली टक्कर जो है वो क्या होगी, इनएफेक्टिव कोलिजन्स। अब बच्चों कहता है कि भाई इनएफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं कैसे। आपके पास एक टर्म आती है कि एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। बाइमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर एक ये था, एक ये B2 था,
दो मॉलिक्यूल्स थे, एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। तो यहाँ पे क्रम डिफाइन करते हैं हम, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी यदि हमसे पूछा जाए कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड से लिखी जाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड से लिखते हैं हम। दो एक बायमोलिकुलर रिएक्शन है, उस बायमोलिकुलर रिएक्शन के केस में हम एक क्रम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोई पूछे हमसे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन करी कि भाई आपके पास एक वेसल है, उस वेसल में दो मॉलिक्यूल रखे, एक ए और एक बी2। उन दोनों मॉलिक्यूल्स के आपस में, इसके बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, इसके बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, ये ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, ए के भी बहुत, बी के बहुत, आपस में लगातार इनके बीच में क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। तो यहाँ से हम क्रम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड। हम कहते हैं इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजन्स taking place per unit time, per unit volume of reaction mixture। जब बाइमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन था जिसमें दो स्पीशीज थी, एक ए था एक बी था, उसके लिए देखा गया तो वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 10 रेज़ टू पावर 25 से लेकर 10 रेज़ टू पावर 28 तक। ध्यान से देखो, यूनिट प्लेस के अंदर, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, 1 सेकंड के अंदर आपस में बाइमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर जो कोलिजन हुए 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 तक हुए, 10 टू पावर 25 से लेकर 10 टू पावर 28 तक हुई। लेकिन क्या रिएक्शन रेट इतनी हाई होती है? कभी नहीं होती। रेट ऑफ रिएक्शन, बट rate of reaction is found to be 10 raised to power 2 to 10 raised to power 3। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो मुश्किल से 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 3 तक आती है। इसका मतलब सारी की सारी होने वाली टक्कर्स जो हैं, सारे के सारे कोलिजन्स होने वाले जो कोलिजन्स हैं 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 तक कोलिजन हुए थे, लेकिन जो प्रोडक्ट बन पाए, इफेक्टिव जो कोलिजन हो पाए, वो केवल 10 टू पावर 2 से लेकर 10 टू पावर 3 तक इसमें टिकी। इसका मतलब सारी की सारी टक्कर, होने वाली टक्कर जो है वो इफेक्टिव नहीं है। वो सारी की सारी टक्कर प्रोडक्ट के अंदर, सारे कोलिजन्स जो है वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं बदलते। बहुत से कोलिजन्स ऐसे हैं जो क्या है, इनइफेक्टिव है। और इनइफेक्टिव कोलिजन्स जो है उसका कारण क्या है? जब ये देखा गया कि काज ऑफ इनइफेक्टिव कोलिजन्स क्या है, कि कोलिजन्स जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहे, जब हमने ये देखा कि इनइफेक्टिव कोलिजन्स होने का काज, व्हाट इज द काज ऑफ इनइफेक्टिव कोलिजन्स, तो उस केस में हमने देखा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे काज ऑफ इनइफेक्टिव कोलिजन्स। काज ऑफ इनइफेक्टिव कोलिजन्स, काज ऑफ इनइफेक्टिव कोलिजन्स। इनइफेक्टिव कोलिजन्स के क्या क्या काज है? दो मॉलिक्यूल बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर ये मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और ये टकराकर इसमें से बहुत कम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टक्कर होती है वो प्रोडक्ट दे पाती है, बाकी कोलिजन्स खराब हो जाते हैं। तो काज ऑफ इनइफेक्टिव कोलिजन्स क्या है कि कोलिजन्स सारे इफेक्टिव नहीं हुए, इसमें कुछ कोलिजन्स, बहुत से कोलिजन्स इनइफेक्टिव है। उसका काज क्या है? तो फर्स्ट काज आता है बच्चों, फर्स्ट काज कोलाइडिंग molecules do not have energy equal to or greater than threshold energy। पहला काज है कि थ्रेशोल्ड, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी बराबर नहीं होती या फिर ज्यादा नहीं होती, किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। अब बच्चा कहता है सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या आ गई? यदि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या आई
तो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो हम बच्चों देखते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं डिफाइन कर बता रहा हूं आपको। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, देखेंगे ध्यान से, बहुत अच्छा समझाऊंगा आपके पास। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, क्या है रिएक्शन, A प्लस B2 फॉर्म्स प्रोडक्ट। हमने ये रिएक्शन लिया कि A प्लस B2 फॉर्म्स प्रोडक्ट। अब जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, यहाँ पर दूसरी थ्योरी आ गई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आ गई, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का पोस्टुलेट्स यहाँ पर शुरू हो गए। जब भी कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में बदलता है तो सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलता। ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि ये रिएक्टेंट सीधा सीधा प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। ये रिएक्टेंट पहले ये जो बी के बीच में जो बॉन्ड थी, ये बॉन्ड टूटना शुरू होगी, कमजोर पड़ना शुरू होगी, और ए के साथ नई बॉन्ड बनाने की शुरुआत होगी। बीच की एक स्टेट बनेगी जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, जो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट होती है वो स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है। हाईली अनस्टेबल, बच्चा कह रहा है क्यों होती है हाईली अनस्टेबल, क्योंकि हाई एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी होती है हाई एनर्जी होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होती है, और वो अपने एनर्जी को कम करने के लिए वो टूट जाती है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट क्या बना इस रिएक्शन में, ए बी के बीच में नई बॉन्ड बनेगी प्लस, ये आपके पास क्या होंगे, प्रोडक्ट। यानी जब हमने देखा कि एक A प्लस B2 के बीच में होने वाला रिएक्शन, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी या ट्रांजिशन स्टेट बनी, वो हाईली अनस्टेबल थी क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और हाई एनर्जी होने की वजह से वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं, इस पूरी प्रोसेस को यदि मैं ग्राफिकली आप लोगों को समझाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं बच्चों, ग्राफिकली यदि मैं इन चीजों को समझाना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि भाई ये आपके पास एक एनर्जी की एक्सिस थी, ये आपके पास एनर्जी एक्सिस थी, यहां पर आपने एनर्जी ले रखी थी, यहां पर आप क्या कर रहे थे बच्चों, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कर रहे थे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देख रहे थे कि रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहे थे। आपके पास रिएक्शन जो था, उस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रिएक्शन था A2 प्लस B, बीच में इंटरमीडिएट बनाई, A2 प्लस B मानने की बात है, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट बनी, A बॉन्ड लूज पड़ने लगी, B के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होने की कोशिश होने लगी, ये बॉन्ड बनी आपके पास, ये जो बना इसको कहा, इस स्टेट को आपने कहा इंटरमीडिएट स्टेट। ये इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो टूट गई क्योंकि हाई एनर्जी थी, अनस्टेबल थी, AB प्लस A। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास शुरू में रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या थे, रिएक्टेंट, ये क्या है, ये जो बन गई है प्रोडक्ट। हम कहते हैं बच्चों कि जो रिएक्टेंट था उस रिएक्टेंट की अपनी एक एनर्जी होगी, हर आदमी के पास, हर चीज के पास, हर सब्सटेंस के पास अपनी एनर्जी है, मेरे पास अपनी एक एनर्जी है जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आपके पास भी अपनी एक एनर्जी है जिसकी वजह से आप मुझे झेल पा रहे हो। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बात करें यदि हम, ये हमने इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यानी ये A2B की एनर्जी है। अब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले इसे एक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, और ट्रांजिशन स्टेट का मैंने बता दिया कि उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। तो हमने कहा मान लो वो ट्रांजिशन स्टेट यहां से बनती है, तो पहले ये रिएक्टेंट अपनी एनर्जी को बराबर करेगा किसके, ट्रांजिशन स्टेट के, फिर जाकर ये कन्वर्ट हो पाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, फिर ये किस में कन्वर्ट हो पाया, प्रोडक्ट। ये मैंने कर दिया, ये आपके पास और नीचे चलो रहा था, ये आपके पास EP हो गई, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर आप एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, रिएक्टेंट के पास, रिएक्टेंट जो था उस रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी, क्या नाम दिया था, AAB, ये इंटरमीडिएट स्टेट थी। ये जो स्टेट है ये है इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, ये है वो स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट है या फिर ट्रांजिशन स्टेट है। जब ये इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट है तो इसकी एनर्जी ये हो गई। अब बच्चों मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से,
रिएक्टेंट की एनर्जी तो ये थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ये थी। यदि रिएक्टेंट ये सीधा सीधा बदलता तो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बदल जाते, लेकिन नहीं, पहले क्या स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट बनी तो उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है वो यहां पर है, ये इसको मैं कहता हूं ईटी। ईटी ईटी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये हुआ कि यदि इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में से जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे वही कन्वर्ट हो पाएंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed, the minimum amount of energy possessed by reacting molecules to convert into product। बोलो भाई, the minimum amount of energy possessed by reacting molecules to convert into product, वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास हो ताकि वो प्रोडक्ट में बदल पाए, यानी कि वो इफेक्टिव कोलिजन दिखा पाए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों आगे देखिए, रिएक्टेंट के पास एनर्जी ये है, थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए कितनी, इतनी एनर्जी चाहिए कम से कम, तब जाकर ये किससे बदल पाएंगे, प्रोडक्ट बन पाएंगे। अब एक बहुत बड़ा एनर्जी का गैप आ गया भाई, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का एनर्जी का एक बहुत बड़ा गैप आ गया, ये गैप आ गया, यानी कि इस रिएक्टेंट के एनर्जी में इतनी एनर्जी और जुड़े तब जाकर थ्रेशोल्ड की एनर्जी बराबर हो। उस एनर्जी को, जो एनर्जी हम बाहर से जोड़ रहे हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ईए, एक्टिवेशन एनर्जी ईए। कोई पूछे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो ये पूछे ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूं। एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ minimum amount of energy, the minimum amount of energy, active energy है क्या, the minimum amount of energy which must be supplied from outside to make energy of reactants equal to threshold energy। ध्यान से देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से सप्लाई की जाए। किस लिए सप्लाई की जाए, बाहर से, ताकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो बच्चों, इस बात को यूं समझो, ये आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट की, ये जो कागज का टुकड़ा है ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी ये है। इस कागज के टुकड़े को यदि आप जलाओगे तो इससे राख बनेगी। बोलो भाई, क्या बनेगी, इससे राख बनेगी। जब राख बनेगी तो उस राख की अपनी एनर्जी ये हो गई, लेकिन कागज का टुकड़ा यदि 100 साल तक भी रखा रहे तो नहीं जलता। हमें जब ये जलता कब है, जब हम इसको माचिस लगाते हैं, आग लगाते हैं, तब जलता है। अब माचिस की जो तिल्ली आपने लगाई, उस माचिस की तिल्ली ने इसको बाहर से एक एनर्जी दी, वो एनर्जी थी एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी वो, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER प्लस EA एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू ET। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन आ गया, इंपॉर्टेंस रिलेशन। ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस EA एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज इक्वल टू ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो किसके बराबर आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जरूर याद रखना, ग्राफिकली बहुत आराम से समझ में आ रही बात। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस EA दैट इज इक्वल टू ET। क्लियर है सभी, क्लियर हो गई। चलो आगे देखो, इससे आगे चलेंगे। हमने दो टर्म यहां पर डिफाइन करी, एक टर्म थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक टर्म थी एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
possessed by the reactant molecules to convert into product. Activation energy क्या थी? The minimum amount of energy which must be supplied from outside to make energy of reactant equal to threshold energy. ER and plus EA, energy of reactant plus activation energy that is equal to ET, threshold energy. अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है बच्चों. यदि आप उस क्वेश्चन को देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है यहाँ से. क्या क्वेश्चन है देखते हैं एक बार. हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है ए पीस ऑफ पेपर burns faster than a log of wood. एक कागज का टुकड़ा बहुत जल्दी जल जाता है. यदि हम एक माचिस की तीली लगाएं एक कागज के टुकड़े को और एक लकड़ी के लठ को, तो कागज का टुकड़ा बहुत जल्दी जल जाता है. क्यों? ये पूछा है. ए पीस ऑफ पेपर बर्न्स फास्टर देन ए लॉग ऑफ वुड. भाई अब बच्चों ये खेल सारा का सारा खेल ये वाला है, जिसको जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी वो उतने जल्दी जलेगा. जो भी चीज जल्दी जलती हो दूसरे के कंपैरिजन में, सीधी सीधी बात मान लेना कि उसकी जल्दी जलने वाले की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है, और जो देर से जल रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है. तो इसका आंसर क्या बना? दिस इज बिकॉज piece of paper have low activation energy than log of wood. बोलो, log of wood. कागज का जो टुकड़ा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम है एज कंपेयर टू log of wood. आगे से हमारे पास हमने पढ़ा कि भाई पीस ऑफ पेपर बर्न्स फास्टर देन log of wood. ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बनाया था मैंने. यदि इस ग्राफ को थोड़ा सा और इसके अंदर बातें बताएंगे आपको, ध्यान से देखें बच्चों, इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे यहाँ से. ये आपके पास हमने ग्राफ बनाया कि एक रिएक्शन हुआ A2 + B, उसके अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी. जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी उस इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर क्या था? वो इंटरमीडिएट स्टेट हाई एनर्जी की थी, वो अनस्टेबल थी, इसलिए वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर. इस चीज को हमने ग्राफिकली दिखा. अब ये तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गई, ये एनर्जी कौन सी होगी? ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी. बोलो, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये कौन सी होगी? ET. अब बच्चों रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड कर सकते हैं. रिएक्शन जो है वो दोनों की दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है. चलो, इसके लिए यदि मैं इस रिएक्शन के लिए यदि मैं यहाँ पर देखूं, ध्यान से देखें सारे, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर यदि देखें हम तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसके बीच में जो गैप आया, ये जो गैप आया, इस गैप को हम कहते हैं डेल्टा H रिएक्शन. डेल्टा H रिएक्शन, डेल्टा H रिएक्शन मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज. पढ़ाया था प्रश्न में एंथैल्पी चेंज. जब भी एंथैल्पी चेंज आए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा. फाइनल माइनस इनिशियल. डेल्टा H रिएक्शन आ गया, इसका मतलब E फाइनल माइनस E इनिशियल. बोलो भाई, E फाइनल माइनस E इनिशियल. फाइनल क्या है बच्चों? यहां से शुरू हुई ना बात हमारी. फाइनल क्या है? प्रोडक्ट. इनिशियल क्या था? रिएक्टेंट. मैं क्या कह सकता हूं? E प्रोडक्ट माइनस E रिएक्टेंट. अब देखो ध्यान से, ये एक्सिस एनर्जी का एक्सिस है, ये एनर्जी एक्सिस है. इस एनर्जी एक्सिस के ऊपर रिएक्टेंट कहां पर है? यहां पर है. प्रोडक्ट कहां पर है? यहां पर है. किसकी एनर्जी ज्यादा है? ज्यादा एनर्जी रिएक्टेंट की. ये क्या है? प्रोडक्ट है. इस क्या एनर्जी है? कम एनर्जी. ज्यादा माइनस कम हो गया. बोलो भाई, तो प्रोडक्ट की क्या है? कम, ये कम, माइनस ये ज्यादा. कैसी वैल्यू? नेगेटिव. तो बच्चों ध्यान रखना, जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू कैसी आ गई, इस ग्राफ के लिए डेल्टा H की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव. और जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा H नेगेटिव हो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ा प्रश्न में. तो ये ग्राफ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का हो गया. इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. बोलो भाई, डेल्टा H नेगेटिव. अब यहां पर यदि देखें तो एक रिलेशन बताया था ER + EA बराबर ET. बोलो, तो EA किसके बराबर हो गया? EA. ET माइनस
ये कोई दिक्कत नहीं, सभी क्लियर है। अब ये रिएक्शन हमारे पास आ गया EA बराबर ET माइनस ER, कोई दिक्कत है किसी को? चलो आगे चले बच्चों, हम एक रिएक्शन और लेंगे। ये रिएक्शन कैसे नेचर का था? एक्सोथर्मिक नेचर का था। एक्सोथर्मिक नेचर के केस में हमारे पास क्या था? EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा लेस देन होगी किससे? ER से। रिएक्शन के अंदर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा नीचे दिखाओगे, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या दिखाओगे? दूसरा केस, सेकंड केस देखिए बच्चों, हम एक एंडोथर्मिक नेचर का रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का एक रिएक्शन ले हम, हमारे पास एक दूसरा रिएक्शन लिया हमने एंडोथर्मिक नेचर का, ये रिएक्शन लिया, यही रिएक्शन ले लिया, मान लो A2 प्लस B ट्रांजिशन स्टेट बनी, इंटरमीडिएट स्टेट बनी AA और ये क्या है? B। बोलो ये क्या बना बच्चों? AB प्लस A, AB प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बना, ये आपके पास क्या था? रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ये आपके पास रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट, ये आपके पास क्या बना? ये बनी इन ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट कर लो, इंटरमीडिएट स्टेट। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का है, एंडोथर्मिक नेचर का है। बच्चों ध्यान से देखें एक बार, यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यदि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो एक बात तो मुझे पता होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर डेल्टा H क्या होती है? पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव होती है। डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H रिएक्शन क्या होती है? पॉजिटिव। डेल्टा H रिएक्शन होती क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये वैल्यू कैसे आनी चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब EP या HP क्या होना चाहिए? ज्यादा, ER क्या होना चाहिए? कम। बोलो, आओ बना इसको। ये हमारे पास एनर्जी की एक्सिस, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है? ये एनर्जी है, ये एनर्जी की एक्सिस है और ये क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब मैंने कहा कि भाई इस ग्राफ के अंदर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट चाहिए, तो मैंने उस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को क्या बना दिया? ये बना दिया ER, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक बीच की स्टेट निकालनी है, जिसको क्या कहते हो? इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट स्टेट बनाई यदि ये अपनी स्टेट से यहां पर आए और ये मान लो बन गया प्रोडक्ट E, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट कम होगी, ये ज्यादा दिखा दी, ये क्या होगा? अब यदि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना था, तो अपने आप को इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आपके पास क्या आ गई? ET थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी क्या कहते हो? EA एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी दे दी आप, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर यदि आप देखो तो ये डेल्टा H, ये प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच में और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो गैप आया, उस गैप को क्या कहते हो? दैट इज डेल्टा H रिएक्शन। क्या है? फाइनल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या होगा? ये ज्यादा है, ये क्या है? कम। कैसे ये रिजल्ट आएगा? बोलो, कैसा रिजल्ट आएगा? सभी क्लियर है? हमने ग्राफ बनाए दो, एक बनाया एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एक बनाया कैसा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सभी क्लियर होगा? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो, हमने कहा था पहले हम पढ़ रहे थे बीच में काजेज ऑफ इनएफेक्टिव कोलिजन्स, और उस इनएफेक्टिव कोलिजन्स में हमने पहला काज कह दिया कि द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि पहली बात ये हो गई कि ये कोलिजन हो रहा था, इस कोलिजन के बीच में ये रिएक्शन हो रहा था, इस रिएक्शन के बीच में ये कोलाइडिंग पार्टिकल्स थे, ये सारे के सारे आपस में टकरा रहे थे, ये टकरा रहे थे, ये टकरा रहे थे, ये टकरा रहे थे, ये आपस में टकरा रहे थे। इन कोलाइडिंग पार्टिकल्स के अंदर से जिन पार्टिकल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, वही पार्टिकल्स
एलिजिबल हैं किसके लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। जिनकी एनर्जी लेस देन आ गई किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, वो पार्टिकल से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, वो पार्टिकल्स नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वो पार्टिकल्स प्रोडक्ट के अंदर नहीं बढ़ पाएंगे कभी। यानी कि कौन सा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो पाएगा, यदि मैं इसको भी रिप्रेजेंट करूं, ये आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया और यहां पर हमने ले ली क्या, एनर्जी। यानी ये जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं ये फ्रैक्शन है सारे सारे, ये मॉलिक्यूल्स है सारे सारे। अब इस केस में भी हम देखें तो इस केस में ये आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ये आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस केस में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर ये आपके पास एनर्जी केस, ये एनर्जी केस। जिन पार्टिकल्स की एनर्जी EP है, जिन पार्टिकल्स की ये ET है, मान लो ये ET है, ये सारी ET है, इससे आगे वाले सारे ET वाले, यानी ये एनर्जी कम से कम, ये एनर्जी ध्यान से देखो, ET ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यदि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो जितने पार्टिकल्स के पास, जितने ये कोलाइडिंग, ये सारे कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, पता नहीं कितने हैं, इन पार्टिकल्स के पास, इन पार्टिकल्स में से जिनके पास इससे ये इतनी एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी दी है तो ही वो कन्वर्ट हो पाएंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। इससे इधर वाले एनर्जी पार्टिकल्स, यहां पर जितने पार्टिकल्स रह गए, ये जितने भी पार्टिकल्स रह गए, ये सारे के सारे इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं दिखा सकते क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, एनर्जी कैसी जी है। इधर वाले जितने रह गए वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, इससे आगे आगे वाले ये और इससे आगे आगे वाले जो है वो क्या बना पाएंगे, इफेक्टिव प्रोडक्ट बना पाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स दिखा पाएंगे। इसका मतलब यहां से यदि मैं देखूं तो यहां से एनर्जी, तो यहां से आगे आगे के यहां से ये पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर दिया गया यहां का, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के ही इफेक्टिव कोलिजन्स दिखा पाएंगे, बाकी इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं दिखा पाएंगे। आगे देखिए अब एक बच्चा कहता है सर क्या जिन पार्टिकल्स के पास क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, क्या वो सारे के सारे इफेक्टिव कोलिजन्स दिखाते हैं? बिल्कुल। मैं फिर से एक बार उस बात पे आ रहा हूं, पुरानी हिंदी फिल्मों पे आ रहा हूं। हीरो और हीरोइन जो है वो आपस में प्यार करने से पहले टकराते थे। अब टक्कर भी तो अलग अलग होती है, टक्कर जो है वो भी अलग अलग होती है। काम जब ही बनता था जब टक्कर जो है वो प्रॉपर होती थी, आमने सामने टक्कर होती थी, उसी केस में वो आपस में एक दूसरे आंखें मिलाते थे और फिर वो किसमें कन्वर्ट हो पाता था, प्यार के अंदर। नहीं तो आंख मार दिया, हाथ से हाथ टकरा गया, साइड में से टकरा गया, वो कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते थे। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इनइफेक्टिव कोलिजन्स का। दूसरा जो बैरियर था कि कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं हो पाए थे, उसके इसमें दूसरा जो बैरियर था वो दूसरा बैरियर था हमारे पास ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर्स, ओरिएंटेशन बैरियर सेकंड बैरियर था ओरिएंटेशन बैरियर। जब मैं ओरिएंटेशन बैरियर की बात करूं कि ओरिएंटेशन बैरियर क्या है सर, तो ओरिएंटेशन बैरियर के अंदर बच्चों ओनली those particles, बल्कि मैं ये कहता हूं those particles which possess energy greater than threshold energy particles which possess energy greater than threshold energy and having proper orientation results in formation of effective collisions। मतलब ये कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर होने वाले कोलिजन्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स बनने के लिए दो ही बैरियर थे। पहला एनर्जी का बैरियर था, उसमें यह था कि जिन पार्टिकल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम रहेगी वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे।
और जो दूसरा बैरियर था, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा भी एनर्जी होगी तब भी कोई सर्टेन नहीं है कि प्रोडक्ट बने। उस केस में जब उनका कोलिजन हो तो वो कोलिजन्स जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या बना पाएंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपके पास H2+I2 है, H2+I2 है, ये 2HI बनाता है। यदि इसमें देखें प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या मतलब है, तो ये आपके पास दो एटम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, ये एटम है आयोडीन आयोडीन के दो। यदि इनका मोलिकुलर अप्रोच, ये आपस में मोलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मोलिकुलर अप्रोच और अप्रोच करते हैं, मोलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ये H था, ये H था, ये H था, ये H, ये I था और ये I था, ये I था, ये I था। और जब इस तरह से नजदीक आते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो HI प्लस HI बनता है, HI प्लस HI बनता है। इस तरह का यदि टक्कर हुई, आमने सामने से कोलाइड हुई, क्यों जाकर कोलाइड हुई, H के साथ HI के साथ आया, HI के साथ आया, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो ये इफेक्टिव कोलिजन होगा। ये कोलिजन कैसा होगा, इफेक्टिव कोलिजन, ये इफेक्टिव कोलिजन होगा। और यदि ये इफेक्टिव कोलिजन है तो फिर बच्चा कहता है सर ये तो इफेक्टिव है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। यदि इसी का दूसरा एस्पेक्ट शुरू होता है, इसी का दूसरा एस्पेक्ट शुरू है कि दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये आपके पास H है, ये आपके पास I है, ये दोनों के दोनों यदि मोलिकुलर अप्रोच हो, इसके बीच में मोलिकुलर अप्रोच यदि हो, मोलिकुलर अप्रोच यदि हो, और मोलिकुलर अप्रोच होने के बाद ये इस तरह से आपस में कोलाइड करें, H I, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और जब ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो ये मोलिकुलर सेपरेशन होगा, मोलिकुलर सेपरेशन होगा। सेपरेशन इसका मतलब क्या होगा कि HH अलग बन जाएगा, H2 अलग बन जाएगा और I2 दोबारा अलग बन जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ऐसा ओरिएंटेशन क्या है, इम्प्रॉपर। हमने बच्चों एस्पेक्ट पढ़े आज इस लेक्चर में, एस्पेक्ट पढ़े कोलिजन थ्योरी के। मैं एक बार फिर दोबारा ब्रीफ कर रहा हूं सबको। पहला केस क्या था कि भाई हमसे पूछा गया कि केमिकल काइनेटिक्स के जो रिएक्शन है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन की जब बात की तो रिएक्शन होते क्या है। तो एक अप्रोच आई, उसने कहा कि भाई रिएक्शन इसलिए होते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोलिजन होता है। क्वेश्चन उठा कि क्या सारे के सारे जो कोलिजन्स हैं वो सारे कोलिजन्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं, तो नई बात बनी कि इफेक्टिव नहीं है सारे। दो बैरियर है, एक बैरियर है आपके पास एनर्जी का बैरियर, कि वो पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी लेस देन है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। दूसरा बैरियर जो आया, दूसरा बैरियर जो था वो बैरियर था ओरिएंटेशन का बैरियर, कि पार्टिकल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा हुई और उनके आपस में टक्कर जो है वो प्रॉपर नहीं हुई तो भी जो है प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, उस केस में प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो हमने दो बैरियर देखे, कोलिजन थ्योरी देखी, सभी को समझ में आया होगा। इसके ऊपर बेस्ड लेक्चर्स को कल आगे और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।